पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ उसको देखकर आप कह सकते हैं कि बंगाल चुनाव की आधिकारिक तो नहीं मगर शुरुआत तो हो गई है। 8 जनवरी की सुबह ईडी की एक रेड पड़ती है राजधानी कोलकाता में और इससे आग बबूला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच जाती हैं। देश के गृहमंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोल देती हैं। अमित शाह को शरारती कहा और जो कुछ कहा वो इंटरनेट पर वायरल है, एक बार आप देख लीजिए। Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they're deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted. आप कहेंगे ऐसा क्या बखेड़ा हुआ, कहां रेड पड़ी है जो खुद ममता मोर्चा संभालने पहुंच गई? तो रेड पड़ी है आईपैक कंसल्टेंसी फर्म के डायरेक्टर और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल के हेड प्रतीक जैन के घर पर। पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत 6 और दिल्ली के 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। कोलकाता में कार्रवाई सुबह 6 बजे से शुरू हुई। प्रतीक इस दौरान घर पर ही मौजूद थे। 11:30 बजे तक कार्रवाई के साथ ये सब कुछ चलता रहा। बंगाल से लेकर दिल्ली तक इसकी चर्चा होने लग गई। इस बीच कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा प्रतीक के आवास पर पहुंचे। कुछ समय ही बीता था कि सीएम ममता बनर्जी की एंट्री होती है। खुद लाउडन स्ट्रीट स्थित उनके घर पर पहुंच गई। ममता वहां कुछ देर रुकी, बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल थी और जुबान पर आरोपों की लंबी फहरिस्त। यहां ममता सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को निशाने पर लेती दिखी। जो कहा उससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें आपको हम बता देते हैं। उसमें यह कहा, क्या ईडी और अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची जब्त करना है? ये एक घटिया और शरारती गृहमंत्री हैं जो देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं मगर मेरी पार्टी के सभी दस्तावेज उठा ले जा रहे हैं। एक तरफ वो बंगाल में SIR के जरिए मतदाताओं के नाम हटाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मुझे माफ करें प्रधानमंत्री जी, कृपया अपने गृहमंत्री को कंट्रोल करें। अगर आप हमसे लड़ नहीं सकते तो आप बंगाल में क्यों आ रहे हैं? हमें लोकतांत्रिक तरीके से हराइए। आप हमारी एजेंसियों का इस्तेमाल, हमारे कागजात, हमारी रणनीति, हमारे वोटर्स, हमारे डेटा, हमारे बंगाल को लूटने के लिए कर रहे हैं। ये सब करके आपको जितनी सीटें मिल रही हैं वो घटकर 0 हो जाएंगी, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा। दूसरी तरफ इस घटनाक्रम पर ईडी का भी पक्ष आया। ईडी ने कहा कि आईपैक कार्यालय पर छापेमारी पूरी तरह सबूतों के आधार पर की गई। ये एक राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा मसला नहीं है। ये कार्रवाई अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है। ईडी ने इसके साथ ही कुछ गंभीर आरोप लगाए। कहा कि कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग 2 ठिकानों पर पहुंचे, अवैध दखल दिया और दस्तावेज छीन लिए गए। इन दस्तावेजों का कनेक्शन ममता बनर्जी के हाथ में मौजूद हरी फाइल से की जा रही है, उससे जोड़ा जा रहा है। आरोप है कि ममता के हाथ में मौजूद दस्तावेजों के अलावा एक हार्ड ड्राइव भी थी। घटना पर बंगाल के बीजेपी नेता जो हैं और पहले कभी ममता के बहुत करीबी रहे शुवेंदु अधिकारी, जो भी नेता प्रतिपक्ष हैं बीजेपी से, उनका बयान है। उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल दिया है और ममता ने आज जो किया है वो जांच में बाधा डालना है। मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आईपैक ऑफिस में वोटर लिस्ट क्यों मिली? क्या आईपैक कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है? दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी ईडी की फॉरेंसिक टीम के खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात कही है। इसके जवाब में ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। मामले की सुनवाई जस्टिस सुव्रा घोष की बेंच के समक्ष शुक्रवार को 9 जनवरी को होगी। छापेमारी के मामले में क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक आज जो कार्रवाई ईडी ने कोलकाता और विधाननगर में की उसके तार जुड़े हैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल से। यहाँ के कुनुस्तोरिया और काजोरा इलाके में स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड की खदानों से कई करोड़ रुपए के कोयला चोरी के आरोप लगे थे। साल 2020 में CBI ने इस पर FIR दर्ज की। इस मामले में स्थानीय कोयला कारोबारी अनूप माझी उर्फ लाला मुख्य संदिग्ध है। ईडी ने इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं, सांसद भी हैं, उनसे भी पूछताछ की और दावा किया था कि अवैध कोयला व्यापार में मिले फंड का लाभार्थी वो भी रहे हैं, कि वो पैसा उधर भी गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में प्रतीक जैन के खिलाफ ईडी को सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि कोयला घोटाले का पैसा हवाला के जरिए इधर उधर किया गया और उसका कुछ हिस्सा प्रतीक जैन से जुड़े ट्रांजैक्शन में पाया गया। आरोप यह भी है कि कोयला घोटाले में इस पैसे का इस्तेमाल राजनीतिक फंडिंग और चुनाव प्रबंधन के लिए किया गया। वैसे आपको आईपैक और प्रतीक जैन के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। आईपैक शब्द तो आपने जरूर सुना होगा अगर आप राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं और आपके
जहन में एक दूसरा नाम भी आ रहा होगा, उस नाम का जिक्र भी हम करेंगे। दरअसल आईपैक एक राजनीतिक कंसल्टिंग फर्म है जो राजनीतिक दलों को चुनावी राजनीति, डेटा आधारित कैंपेन, मीडिया प्लानिंग और वोटर आउटरीच में मदद करती है। आईपैक्स का नाम पहले सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस था। इसकी शुरुआत 2013 में प्रशांत किशोर और प्रतीक ने साथ मिलकर की थी। बाद में इसका नाम बदलकर आईपैक हो गया और प्रशांत किशोर आईपैक का साथ छोड़ चुके हैं, वो राजनीति में चले गए। कमान जो है प्रतीक जैन के हाथों में है। यही आईपैक तृणमूल कांग्रेस की भी काफ़ी समय से मदद कर रही। पिछले चुनाव में भी आईपैक ने ही सारा कैंपेन बंगाल में देखा था। टीएमसी का जो 2021 में खेला होबे जैसे कैंपेन चला था, या जो आने वाले चुनाव की रणनीति, सबके पीछे प्रतीक जैन कहीं ना कहीं बताए जाते हैं। फिलहाल प्रतीक तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल के हेड हैं, साथ ही टीएमसी का पूरा डेटा और वॉर रूम इन्हीं की निगरानी में काम करता है। ये सब बात हो गई फैक्ट की। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। और सवाल, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? चुनाव करीब आ रहा है और बंगाल में तापमान बढ़ना तय है। साफ दिख रहा है पश्चिम बंगाल में मामला एजेंसी बनाम सरकार का नहीं, बल्कि ममता यानी राज्य बनाम केंद्र का हो गया है। एक तरफ ईडी का दावा है कि यह कार्रवाई काले धन और कोयला माफिया की कमर तोड़ने के लिए की गई, दूसरी तरफ ममता इसे आगामी चुनावों से पहले उनकी पार्टी की जासूसी और डेटा चोरी बता रही हैं। देखने वाला ये होगा कि इस लड़ाई में, ये लड़ाई जो है किस दिशा में जाएगी। हाईकोर्ट से ईडी को क्या लाभ मिलता है, ईडी के पक्ष में आदेश आता है या ममता सरकार के पक्ष में, ममता और ईडी के बीच किस तरह की मुकदमेबाजी होती है, साथ ही केंद्र और खास तौर पर अमित शाह इस पर क्या बोलते हैं, ये देखने वाला होगा। और सवाल जो छापेमारी है उसकी टाइमिंग को लेकर है, क्योंकि अब बंगाल चुनाव सामने है। बंगाल चुनाव थोड़े दिन में उसका बिगुल बज जाएगा, मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं और पूरे देश की नज़र बंगाल पर रहने वाली है, क्योंकि बंगाल का इलेक्शन पिछली बार का अगर 2021 का याद हो आपको तो बहुत हॉट इलेक्शन हुआ था। 2021 में जब नतीजे आए तो 294 में से ममता बनर्जी को 215-216 सीटें मिली थी। उनकी सीट पिछली बार 211 से बढ़ गई थी। लेकिन जो बदलाव हुआ था, क्या हुआ था, कांग्रेस की जो सीट थी 44 वो 0 पे आ गई थी और जो बीजेपी 3 पे थी उससे 77 तक पहुंच गई थी। तो 3 से 77 तक पहुंचना भी एक बड़ी छलांग के तौर पे देखा गया। हालांकि उस वक्त अमित शाह और बीजेपी दावा कर रही थी कि बंगाल में उनकी सरकार बनेगी, ऐसा नहीं हुआ था। ममता बनर्जी अपने तमाम राजनीति रणनीति से चुनाव जीतने में सफल रही थी। अगर आपको याद हो तो उस वक्त ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी थी, वो व्हील चेयर पर बैठ के कैंपेन करती थी और खेला होबे का एक जो सॉन्ग बना या नारा दिया गया वो बहुत पॉपुलर हुआ और बंगाल में टीएमसी की वापसी हुई। लेकिन अब जब चुनाव से ठीक पहले ईडी की छापेमारी हुई है तो इसको लेकर के सिर्फ ममता ही नहीं, बाकी विरोधी दल भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर चुनाव से पहले ही बीजेपी के जो विरोधी दल होते हैं उन पर या उनसे जुड़े लोगों पर इस तरीके की छापेमारी क्यों होती है। खैर, ईडी के अपने तर्क है कि भाई हमें जब सबूत जुटाए, हमने दस्तावेज जुटाए और जब हमें समय सही लगा तो हमने छापेमारी की। लेकिन फिर सवाल दूसरी तरफ का भी जो आता है वो भी उनके तथ्यों और तर्कों पर होता है कि भाई अभी ही क्यों, चुनाव से ठीक पहले क्यों छापा पड़ रहा है, या ये छापेमारी 1 साल पहले या 2 साल पहले क्यों नहीं हुई। इसको लेकर के बहुत सारी बातचीत है और अब चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बंगाल का चुनाव हम लोग भी कवर करेंगे ज़मीन पे जा करके, जैसे बिहार का चुनाव हमने कवर किया न्यूज़ पिंच की टीम ने, वैसे बंगाल का चुनाव और असम का चुनाव भी कवर करेंगे। लेकिन बंगाल के चुनाव में दिलचस्पी पूरे देश की इसलिए रहेगी क्योंकि ममता बनर्जी एक तरीके से एक अपना अभेद्य दुर्ग बना के बैठी हैं, जिसको बीजेपी बहुत कोशिश और बहुत ताकत के बाद भी नहीं हिला पाई थी। थोड़ी सी सेंधमारी की कि भाई शुभेंदु अधिकारी जो उनके बहुत खास लेफ्टिनेंट हुआ करते थे उन्हें अपनी तरफ अपने पाले में लेकर आई, उसके बाद जो है। लेकिन लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की सीटें पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में घट गई, ममता की सीटें बढ़ गई। तो क्या ममता की ताकत बढ़ेगी या घटेगी, या जो बंगाल पर जीत का एक सपना है बीजेपी का, वो सपना पूरा कर पाएगी बीजेपी? क्योंकि बीजेपी के जो पितामह बताए जाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो खुद भी बंगाल के थे और बीजेपी की बहुत चाहत रही है कि लगभग देश के साउथ के कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर राज्य में उसकी सरकार रह चुकी है। बंगाल में आज तक बीजेपी सरकार नहीं बना पाई है और इसलिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए, बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहाँ पे कैंप किए हुए हैं बहुत दिनों से। सुनील बंसल जो रणनीतिकार हैं, जो पहले कभी यूपी की कमान उनके पास हुआ करती थी, वो लगातार मोर्चा संभाले हुए। बंगाल के तमाम बीजेपी विधायक, बीजेपी इसको लेकर मेहनत तो कर रही है, बीजेपी के तमाम विधायक जो हैं बंगाली हैं, वो अलग अलग राज्यों में जाकर के बंगाली समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं, बंगाली भाषी लोगों से मिल रहे हैं और कहते हैं कि हमारे परिवार, अपने परिवार से कहिए बीजेपी को वोट दें। तो बीजेपी इस तरीके की कैंपेन में लगी हुई है और टीएमसी की ताकत, जो उनका माँ माटी मानुस का नारा रहता है, वो है टीएमसी गांव गांव घर घर में घुसी हुई है। टीएमसी का भी एक लंबा संघर्ष रहा है।
अब ममता बनर्जी का एक ज़माना था, एक दौर था कि वही ममता बनर्जी राइटर्स बिल्डिंग से उनका बाल पकड़ के घसीटा गया था, ऐसे आरोप लगे थे, उनको बहुत चोट लगी थी, पुलिस ने उनको मारा था जब लेफ्ट का शासन हुआ करता था। तब से ममता संघर्ष कर रही थी और कभी किसी ज़माने में कांग्रेस में थी, फिर अपनी पार्टी बनाई और फिलहाल पिछले 2 बार से सत्ता में है। तो लेफ्ट का किला ममता बनर्जी ने दरका दिया और ममता बनर्जी ने जो किला बनाया है उस किले को दरकाने की ताकत जो है बीजेपी ने लगा रखी है। और जब ऐसे वक्त में छापेमारी होती है तो फिर बहुत सारे सवाल उठने लग जाते हैं विपक्ष की तरफ से कि भाई ये टाइमिंग इस तरीके से क्यों चुनी गई। अब सबकी नज़र हाईकोर्ट पे है, हाईकोर्ट क्या सुनवाई करता है, हाईकोर्ट इस तरीके इस केस को कैसे लेता है, क्योंकि जैसे जैसे अब तारीख आगे बढ़ेगी, जनवरी से हम फरवरी में दाखिल होंगे, फरवरी से मार्च से अप्रैल में, तो आप देखेंगे बयानबाजी बहुत कुछ। बंगाल चुनाव तो वैसे भी बंगाल का चुनाव बिना हिंसा के हो जाए तो ये भी अपने आप में एक उपलब्धि मानी जाती है। तो बंगाल का अपना एक हिंसात्मक इतिहास रहा है। पंचायत चुनाव में तो खास करके हमें देखने को मिला, पिछले विधानसभा चुनाव में थोड़ा कम रहा था लेकिन तनाव बराबर था। तो इस बार कितना तनाव रहेगा और उस तनाव के बीच में किस तरीके की राजनीति देखने को मिलेगी और बाकी पार्टियों का क्या स्टेक रहेगा, क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी, क्या लेफ्ट वापसी कर पाएगा, इसको लेकर के इस बार किस तरीके के गठबंधन बनेंगे। पिछली बार आप देखेंगे तो जो गठबंधन था, टीएमसी ने 1-2 दलों के साथ में चुनाव लड़ा था, बीजेपी लड़ी थी, वो आजसू जो झारखंड की पार्टी है वो झारखंड से सटी एक सीट उसने बंगाल में उसको दी थी, बाकी सीटों पे बीजेपी लड़ी थी। कांग्रेस ने तो लेफ्ट के साथ गठबंधन किया था और फिर जो इंडियन सेकुलर फ्रंट बना था उसके पास मात्र उसके खाते में 1 सीट गई थी। तो अब चुनाव इंटरेस्टिंग है, सबकी एंट्री होगी, नेताओं की एंट्री होगी, एजेंसियों की एंट्री होगी, पुलिस की एंट्री होगी और पूरे देश की नज़र बंगाल पर रहेगी। हमारी भी नज़र बंगाल पर बनी हुई। हमने कहा कि ये घटनाक्रम हुआ है जिसका देश की राजनीति में बड़ा असर होने वाला है, तो हम आप तक उसको लेकर आए। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा अगर आप बंगाल से हैं, हमारे दर्शक हैं, तो बंगाल में हमें आकर के क्या क्या कवर करना चाहिए, किन मुद्दों पे हम स्टोरी कर सकते हैं, किन पे डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, क्योंकि हमारी मदद होगी। आप जानते हैं हमारे जो वॉलंटियर होते हैं वो आप ही लोग होते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया। मेरा नाम अभिनव पांडे है, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु हैं।